अध्याय 1921। आर्यन ने राघवन को धमकाया। तुम कौन हो? राघवन ने आर्यन से पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसे आर्यन से बात करने में बहुत कठिनाई हो रही है। सामने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया दबाव इतना परेशान करने वाला था कि राघवन खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। लबादे वाले आदमी ने राघवन को अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। राघवन ने अपने दांत पीसे। उसके सामने खड़ा ये आदमी बहुत कष्टप्रद था। हा 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 हा। लबादा पहनने वाला व्यक्ति आर्यन ही था। उसने खुद को छिपाने और बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति के रूप में अभिनय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ऐसा करके आर्यन को राघवन को धोखा देने की उम्मीद थी। आर्यन ने जो किया वो काम कर गया। आर्यन इस वेशभूषा का उपयोग करके राघवन को चकमा देने में सफल रहा था। आर्यन का वेश इतना सटीक था कि यामिनी को भी एहसास नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति आर्यन है। आर्यन ने राघवन पर दबाव डालने के लिए गॉड डोमिनेशन प्रेशर का इस्तेमाल किया ताकि राघवन आर्यन को एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति समझे। राघवन काफी मुश्किल में था। वो आर्यन के खिलाफ मुकाबला करने में असमर्थ था। नारक है, ये दबाव मेरे दिमाग को सुन्न कर रहा है। राघवन सोच नहीं पा रहा था। उसका मस्तिष्क दबा हुआ था और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा था। राघवन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने आर्यन द्वारा छोड़े जा रहे दबाव का विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। राघवन के माथे पर नसें उभरने लगीं। वो अपनी चरम शक्ति का उपयोग कर रहा था। राघवन आर्यन की दुष्ट पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करना चाहता था। छोटे लड़के, बस हार मान लो और अपनी पराजय स्वीकार करो, आर्यन ने राघवन से कहा। आर्यन ने राघवन को अभी हार मानने के लिए कहा। मैं हार नहीं मानूंगा। राघवन हार मानने के खिलाफ था। उसके शब्दकोश में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं था। राघवन एक मजबूत व्यक्ति था जिसने अनगिनत लड़ाइयां देखी थीं। ऐसी कोई चीज उसे रोक नहीं सकती थी। राघवन ने उठने और लड़ने की कोशिश की। उसे लगा कि वो निश्चित रूप से मुकाबला कर सकता है। एक बहुत ही मजबूत और निरंतर प्रयास के साथ राघवन आखिरकार मुकाबला करने में सफल हुआ। वो वापस खड़ा हो सका और आर्यन से लड़ने की कोशिश करने लगा। बुरा नहीं है, आर्यन ने राघवन से कहा। वो एक छोटे लड़के से बात करने वाले बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की चालों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अब ये मुझ पर काम नहीं करेगा। राघवन ने कहा कि आर्यन की चालें अब और काम नहीं करेंगी। तुम किस तरह की चाल की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी चाल का उपयोग कर रहा हूं? ये बहुत मजेदार है, आर्यन ने राघवन से कहा। राघवन ने आर्यन की शक्ति पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत है। उसे लगा कि ये साथी उसे डराने के लिए किसी विशेष तकनीक का उपयोग कर रहा है। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार है। आर्यन ने स्वीकार किया कि राघवन चतुर था। वो गॉड डोमिनेशन प्रेशर के बाद डरा नहीं था। अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे हार मान लेते और आर्यन से माफी मांग लेते, लेकिन चूंकि ये राघवन था जिसके पास समृद्ध अनुभव था और जिसने जीवन मृत्यु का खेल देखा था, इसलिए उसने आसानी से आर्यन की शक्ति पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो इस बूढ़े आदमी को अपनी शक्ति दिखाने दो। आर्यन राघवन को अपनी असली शक्ति दिखाने वाला था। मैं तुम्हें देखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। सीधे युद्ध शुरू करो। राघवन ने बिना किसी देरी के हमला कर दिया। अधैर्यवान छोटे लड़के, आर्यन ने राघवन से कहा। राघवन को इसकी परवाह नहीं थी कि आर्यन क्या कह रहा है। उसका मुख्य ध्यान अब आर्यन के साथ युद्ध जीतने पर था। अपने सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव के साथ राघवन को यकीन था कि उसके सामने वाला आदमी केवल एक झूठा है और उसके पास वास्तव में ऐसी शक्ति नहीं है। राघवन ने आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन की ओर एक शक्तिशाली प्रहार किया। आर्यन बस शांत रहा। उसने राघवन को हमला करने दिया। राघवन के हमले आर्यन को घायल करने में असमर्थ थे। उसका कोई भी प्रहार आर्यन के शरीर को छू न पाया। क्या हुआ? मेरा हमला लगा क्यों नहीं? राघवन उलझन में था। उसका नीली ज्वाला वाला हमला आर्यन को चोट पहुंचाने में असमर्थ था। बच्चे, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। यह सुनकर राघवन स्वाभाविक रूप से चिढ़ गया। उसने आर्यन को कुचलने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली चाल चलने का निर्णय लिया। तुमने मुझे इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, राघवन ने भारी आवाज में कहा। राघवन ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की। उसने अपनी विशाल ऊर्जा का उपयोग किया। ऐसा लग रहा था कि राघवन आर्यन के खिलाफ एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। उसने वास्तव में उसका उपयोग किया। यामिनी उस बूढ़े व्यक्ति के लिए चिंतित थी।
राघवन इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करेगा तो उसका सामना करना बहुत कठिन होगा। देवी, क्या वो व्यक्ति इसे सहन कर पाएगा? वीणा ने यामिनी से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। वैसे तुम्हें ये व्यक्ति कहाँ मिला? यामिनी ने वीणा से पूछा। वो जानना चाहती थी कि वीणा को इतना शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ से मिला। वीणा यामिनी के प्रश्न का उत्तर देने में भ्रमित दिखीं। वो यामिनी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही थीं। मैं उससे इत्तेफाक से मिली थी। उसने कहा कि वो देवी की समस्या सुलझाने में मदद करना चाहता है। वीणा ने यामिनी से कहा। ओह। यामिनी ने अपनी नज़र उस आदमी की ओर घुमाई जो राघवन से लड़ रहा था। जब यामिनी ने आर्यन को देखा तो वो और भी उत्सुक हो गईं। ब्लू मून ग्रेट बॉल। राघवन ने आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन पर वार करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली हमले का उपयोग किया। राघवन ने आर्यन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए उसने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। राघवन की हथेली के ऊपर 10,000 मील के आकार की नीली आग की एक गेंद बन गई। नर्क में जाओ। राघवन ने आर्यन की ओर एक विशाल ब्लू मून ग्रेट बॉल फेंकी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका इरादा राघवन के हमले को रोकना था। आर्यन ने राघवन के हमले को पकड़ लिया। जब वो ब्लू मून ग्रेट बॉल आर्यन के संपर्क में आई तो वो तुरंत शांत हो गई और आर्यन की आज्ञा मानने लगी। वो गेंद फटी नहीं और इसके बजाय अब पूरी तरह से आर्यन के नियंत्रण में थी। हो रहा ये युद्ध ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के अन्य एल्डर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। वो सभी आए और देखा कि क्या हुआ है। राघवन ने अभी आर्यन के खिलाफ विशाल शक्ति का उपयोग किया था। इसने स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद एल्डर्स का ध्यान खींचा। इस स्थान पर क्या हुआ है? सभी एल्डर्स ने देखा कि क्या हुआ है। जब वे पहुंचे तो उन्होंने आर्यन और राघवन के बीच चल रहे युद्ध को देखा। आर्यन इस समय ब्लू मून ग्रेट बॉल को केवल एक उंगली से पकड़े हुए था। तुम्हारा हमला बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला अभी भी मेरे खिलाफ पर्याप्त नहीं है, आर्यन ने राघवन से कहा। आर्यन ने अपनी उंगली उठाई और बस एक उंगली उठाने से उसके हाथ में वो विशाल नीली गेंद गायब हो गई। हाँ? राघवन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जो दृश्य अभी हुआ वो असंभव था। अध्याय 1922। राघवन को नतमस्तक होने के लिए मजबूर करना। क्या वो पहले ब्लू फ्लेम ग्रेट बॉल नहीं थी? वो इतनी आसानी से कैसे खो सकती है? आसपास के एल्डर्स ने आश्चर्य जताया। वे सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ। राघवन का हमला इतनी आसानी से कैसे शांत हो गया? असंभव। तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? राघवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन ऐसा कुछ कैसे कर सकता था? ये उसके लिए पूरी तरह से तर्कहीन था। जाहिर है तुम बहुत कमजोर हो, आर्यन ने राघवन से कहा। आर्यन ने फिर से उल्लेख किया कि राघवन बहुत कमजोर था। मैं राघवन हूं, ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र का एक मुख्य एल्डर हूं। मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूं, राघवन ने आर्यन से कहा। ये वास्तविकता को नहीं बदलता। आर्यन ने राघवन को बताया कि वास्तविकता उससे अलग थी जो राघवन चाहता था। लानत है। राघवन को महसूस हुआ कि ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के मुख्य एल्डर के रूप में उसका गौरव खतरे में है। उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा डराया जा रहा था जिसे वो जानता तक नहीं था। इसके अलावा अन्य एल्डर्स भी आ गए थे। अगर राघवन इस जगह पर आर्यन को नहीं हरा पाता तो ये निश्चित था कि वो अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये युद्ध जीतना होगा। राघवन को युद्ध जीतना ही था। उसे आर्यन के खिलाफ जीत हासिल करनी थी। राघवन ने फिर से अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। वो अपने सामने मौजूद रहस्यमय बूढ़े आदमी से हार नहीं सकता था। हे। तो तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। लगता है मुझे अपनी थोड़ी ताकत दिखानी होगी। आर्यन राघवन से लड़ने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। तुमने अभी तक अपनी क्षमताएं नहीं दिखाई हैं, बस इसे दिखाओ। तुम्हारे पास निश्चित रूप से उस तरह की शक्ति नहीं है। आर्यन ने राघवन को अपनी क्षमता दिखाने के लिए उकसाया। आर्यन ने अपनी क्षमताएं दिखाईं। उसने अपनी उन क्षमताओं को दिखाना शुरू किया जो अत्यंत शक्तिशाली और तर्कहीन थीं। जैसे ही राघवन आर्यन पर प्रहार करने वाला था, आर्यन ने अपनी उंगली का उपयोग किया। उसने अपनी आयामी शक्ति का उपयोग किया और राघवन को दूर उड़ा दिया। यदि बाहरी लोग देखते कि आर्यन ने क्या किया तो वे सभी यही सोचते कि आर्यन ने राघवन को दबाने के लिए केवल एक उंगली का उपयोग किया है। वास्तव में आर्यन ने आयामी शक्ति का उपयोग किया था और राघवन के चारों ओर के आयामों में हेराफेरी की थी। आर्यन के सामने वाले इस व्यक्ति की केवल एक उंगली से राघवन को काफी गंभीर चोट आई और उसने खून की उल्टी कर दी। यामिनी और वीणा दोनों फटी आंखों से देख रही थीं कि क्या हो रहा है। राघवन के साथ जो हुआ उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गईं।
राघवन, जो एक मुख्य एल्डर था, केवल एक उंगली से सीधे घायल हो गया था। ये उन दोनों के लिए बहुत ही अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि वीणा, जो आर्यन के साथ नाटक कर रही थी, उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता। राघवन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। उसके सामने मौजूद इस व्यक्ति को उसे घायल करने के लिए केवल एक उंगली का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। क्या? देखने वाला हर कोई चौंक गया था। आर्यन ने राघवन को नीचे गिरा दिया और केवल एक उंगली से उसे घायल कर दिया। बहुत शक्तिशाली। यामिनी ने स्वीकार किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। यामिनी को उत्सुकता थी कि वीणा को ये व्यक्ति कहाँ मिला। ये व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत मजबूत था और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? आर्यन ने राघवन से पूछा, जो इस समय जमीन पर घुटने टेके हुए था। राघवन उठा। वो अभी भी आर्यन के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी अपने गौरव की रक्षा करनी थी। ये बूढ़ा आदमी काफी जिद्दी लगता है। आर्यन ने देखा कि ये बूढ़ा बहुत अडिग था। आर्यन राघवन को अपने सामने अहंकारी बने रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। आर्यन ने गॉड डोमिनेशन प्रेशर निकाला। उसने इस जगह पर मौजूद सभी को डरा दिया। भयानक। उसके पास इतनी डरावनी आभा कैसे है? सभी एल्डर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वे सभी आर्यन के दबाव का विरोध करने में असमर्थ थे। डायमेंशन शेकर। आर्यन ने डायमेंशन शेकर का उपयोग किया और ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र को हिलाना शुरू कर दिया। ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र अनियमित रूप से हिलने लगा। ये पागलपन है। उसने ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र को हिला दिया। यामिनी, राघवन और इस जगह पर मौजूद बाकी सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि आर्यन ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र को हिलाने में सक्षम है। ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च रेटिंग वाला तारा था। इस तारे को नष्ट करना अत्यंत कठिन होता, भले ही राघवन अपनी साधना के उच्चतम स्तर पर होता। मुख्य एल्डर, कृपया अभी माफी मांगे। अपने सामने मौजूद वरिष्ठ को ऐसी शक्ति का उपयोग करते देखकर, जो ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र को हिलाने में सक्षम थी, यामिनी ने राघवन को तुरंत माफी मांगने के लिए कहा। यामिनी को डर था कि आर्यन ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र को नष्ट कर देगा। जल्दी से वरिष्ठ से माफी मांगे। सभी एल्डर्स ने सहायता की और यामिनी की बात से सहमत थे। उन सभी ने राघवन से तुरंत आर्यन से माफी मांगने को कहा। राघवन डर गया था। उसके सामने वाले व्यक्ति की शक्ति इतनी अधिक थी कि राघवन का सारा साहस पल भर में गायब हो गया। आर्यन की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता देखने के बाद उसे अंततः विश्वास हो गया कि सामने वाला व्यक्ति एक बहुत ही शक्तिशाली वरिष्ठ था। वरिष्ठ, मैं गलत था, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। राघवन ने आर्यन से माफी मांगी। उसने अपनी की हुई सभी मूर्खताओं के लिए क्षमा याचना की। हा। राघवन की माफी सुनकर आर्यन हंसा। मुझे लगा तुम अभी भी हार मानने की हिम्मत रखते हो, भले ही मेरा इरादा तुम्हें दफनाने का था, आर्यन ने राघवन से कहा। राघवन को ठंडा पसीना आने लगा। अगर उसके सामने मौजूद बूढ़े आदमी की बात सच थी तो ये व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम था। अब घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। राघवन को छोड़ने से पहले आर्यन उसे दंड देना चाहता था। वरिष्ठ, मैंने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए कृपया मुझे जाने दें। राघवन ने आर्यन से खुद को मुक्त करने की विनती की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम आंकने और मेरा अनादर करने की? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, आर्यन ने राघवन से कहा। आर्यन ने राघवन पर चिल्लाया। उसने राघवन पर वैसे ही चिल्लाया जैसे राघवन पहले यामिनी पर चिल्लाया था। राघवन की हिम्मत जवाब दे गई। आर्यन का स्वर इतना शक्तिशाली था कि उसका शरीर कांपने लगा। मुख्य एल्डर, बस वही करें जो ये व्यक्ति कहता है। वो एक परेशानी खड़ी करने वाला पुराना राक्षस लगता है, एक और एल्डर ने राघवन से कहा। राघवन ने पहले ही उस पुराने राक्षस को अनाराज कर दिया था, इसलिए उसे जल्दी से इस मामले को सुलझाना था। राघवन ने अपने पीछे के एल्डर्स और देखा। उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, जो मुसीबत में फंसा हुआ था। कोई भी राघवन की मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि दुश्मन बहुत शक्तिशाली था। भारी दबाव के कारण राघवन घुटने के बल बैठ गया और आर्यन से माफी मांगने के लिए दंडवत प्रणाम किया। बहुत अच्छा, आर्यन संतुष्ट था। वो राघवन को अपना सिर झुकाने और माफी मांगते हुए दंडवत करने पर मजबूर कर सका था। अब 3 दिन तक इसी स्थिति में रहो। अगर तुमने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने राघवन से कहा। आर्यन ने राघवन को लगभग 3 दिनों तक इसी स्थिति में रहने के लिए कहा। राघवन को 3 दिन और 3 रात इसी स्थान पर दंडवत रहना था। राघवन विरोध नहीं कर सका। आर्यन ने उसे बड़ी ताकत से जमीन पर दबा दिया था, इसलिए राघवन केवल घुटने टेक कर इस अपमान को सहन कर सकता था। बहुत अच्छा, अगली बार तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक विनम्र होना चाहिए, आर्यन ने राघवन को उचित दंड दिया। वरिष्ठ, यामिनी आर्यन के पास पहुंची और यामिनी ने आर्यन को अपना सम्मान दिया। अध्याय 1923। बुरे लड़के, तो तुमने मुझे मूर्ख बनाया। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने यामिनी के औपचारिक अभिवादन को स्वीकार किया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मुझे वास्तव में उस घटना पर पछतावा है। यामिनी ने माफी मांगी। उसने आर्यन के साथ जो हुआ उसके लिए क्षमा याचना की। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस व्यक्ति की गलती है। आर्यन ने यामिनी से कहा कि वो माफी ना मांगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यामिनी ने राघवन की गलतियों को माफ करने के लिए आर्यन को फिर से धन्यवाद दिया। तुम वास्तव में ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र की नेता बनने के योग्य हो। आर्यन ने यामिनी की क्षमता को स्वीकार किया। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि यामिनी ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति थी। यामिनी के विरोधी और अन्य एल्डर्स इससे नाखुश थे। ये पुराना आदमी यामिनी के पक्ष में निकला। ये उनके लिए सुलझाने का काफी जटिल मामला होने वाला था। वीणा, वरिष्ठ के लिए एक कमरा तैयार करो। यामिनी ने वीणा को आर्यन के लिए कक्ष तैयार करने का निर्देश दिया। ठीक है, वीणा ने सिर हिलाया और वो तुरंत आर्यन के लिए कमरा तैयार करने चली गई। वरिष्ठ, कृपया मेरे साथ आएं। यामिनी ने आर्यन को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। आर्यन यामिनी के पीछे हो लिया। वे दोनों वहां से चले गए। उस एल्डर और राघवन को वहीं छोड़ दिया जो अभी भी उसी स्थान पर घुटने टेके हुए थे। यामिनी आर्यन को एक विशेष आंगन में ले गई जिसका उपयोग गॉड रेल में महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता था। रास्ते में आर्यन बस शांत रहा, उसने कोई बातचीत शुरू नहीं की। दूसरी ओर यामिनी थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी। वो इस बात को लेकर उलझन में थी कि अपने पीछे चल रहे एक वरिष्ठ से बातचीत कैसे शुरू की जाए। यामिनी को पता ही नहीं चला और वे दोनों अतिथि आंगन में पहुंच गए। यामिनी ने आर्यन को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। आर्यन अंदर गया। उसने आंगन के बीच में बनी इमारत में यामिनी को भी आमंत्रित किया। यामिनी उसके साथ आई। उसने आर्यन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे दोनों इमारत में दाखिल हुए जहां यामिनी के आदेश पर वीणा जगह को व्यवस्थित कर रही थी। यामिनी उलझन में थी कि उसके सामने खड़े वरिष्ठ आखिर क्या चाहते हैं। सच कहूं तो वो वर्तमान स्थिति में क्या करना है इसे लेकर असमंजस में थी। घबराई हुई यामिनी को देखकर आर्यन ने सीधे उसे पीछे से गले लगा लिया। यामिनी आर्यन की इस हरकत से दंग रह गई। जो कुछ आर्यन ने किया उसने यामिनी को झकझोर कर रख दिया। वरिष्ठ, आप क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे छोड़ दें। यामिनी ने आर्यन से खुद को मुक्त करने के लिए कहा। तुम एक बहुत ही सुंदर महिला हो, आर्यन ने यामिनी से कहा। उसने यामिनी की सुंदरता की प्रशंसा की। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या आप मुझे जाने देंगे? यामिनी ने आर्यन से उसे छोड़ने का अनुरोध किया। यामिनी को आर्यन की यह हरकत पसंद नहीं आ रही थी। उसने आर्यन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह दुख की बात थी कि आर्यन ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि यामिनी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। यामिनी को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला वरिष्ठ इतना कामुक व्यक्ति होगा। उसकी शुरुआती धारणा तुरंत गिर गई। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? तुम एक सुंदर महिला हो जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन ने कहा कि यामिनी का एक महिला के रूप में सम्मान होना चाहिए और वो व्यक्ति जो यामिनी का सम्मान कर सकता है वो स्वयं आर्यन है। यामिनी को और भी असहज महसूस होने लगा। वो तुरंत इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। ये यामिनी के लिए एक समस्या बन गई थी। उसे आर्यन से लड़ना बहुत कठिन लग रहा था। कृपया देवी को चिढ़ाना बंद करें। जब आर्यन यामिनी को परेशान करना जारी रखा तो वीणा आई और उसने आर्यन को अभी रुकने के लिए कहा। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा? आर्यन ने वीणा से पूछा। आर्यन बस मजे कर रहा था, लेकिन अब वीणा ने उसे रोक दिया था। बिल्कुल, वीणा ने आर्यन से कहा। उसने स्पष्ट किया कि उसे आर्यन की यह हरकत पसंद नहीं आ रही है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती, आर्यन ने वीणा से कहा। वीणा ने अपने दांत पीसे। वो आर्यन के जवाब से बहुत चिड़ी हुई लग रही थी। यामिनी ने आर्यन और वीणा की ओर देखा। वो देख सकती थी कि वे दोनों बहुत करीब थे। वीणा, तुम वरिष्ठ के साथ बहुत परिचित लग रही हो, यामिनी ने वीणा से पूछा। उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। बेशक, हम बहुत करीब हैं, वीणा ने आर्यन की ओर असंतुष्ट नजर से देखते हुए कहा। आर्यन धीरे से हंसा। वीणा को इस तरह देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? मैं उससे निजी तौर पर बात करना चाहता हूं, आर्यन ने वीणा को बाहर जाने के लिए कहा। बेशक। वीणा आर्यन पर ठंडी सांस छोड़ते हुए वहां से चली गई और आर्यन और यामिनी को अकेला छोड़ दिया। वरिष्ठ, कृपया अब रुक जाएं। वीणा के जाने के बाद यामिनी ने आर्यन से उसे छोड़ने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता, मैं अपनी देवी को थोड़ी देर और गले लगाना चाहता हूं। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी का धैर्य जवाब देने लगा। उसने आर्यन के सिर पर वार किया। पाह! यामिनी ने आर्यन को मारा। उसने उसे एक मुक्का जड़ दिया। ओह! आर्यन ने यामिनी को छोड़ दिया। मुक्का खाने के बाद वो अपना दर्द करता सिर पकड़कर बैठ गया। बेबी, तुमने जो किया उससे मुझे चोट लगी है, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी अपने सामने खड़े वरिष्ठ की आवाज सुनकर चौंक गई। इस व्यक्ति की आवाज बिल्कुल आर्यन जैसी थी। तुम आर्यन हो? यामिनी ने आर्यन से पूछा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति आर्यन ही है। मुझसे चूक हो गई, आर्यन के मुंह से सच निकल गया। उसने अभी अभी अपनी पहचान यामिनी के सामने उजागर कर दी थी। आर्यन कौन है मैं नहीं जानता,
आर्यन ने यामिनी को समझाने की कोशिश की कि वो आर्यन नहीं है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे, जल्दी से अपना लबादा उतारो। यामिनी आगे बढ़ी और आर्यन के लबादे को खींचने लगी। जूनियर, असभ्य मत बनो। आर्यन अभी भी एक वरिष्ठ की तरह अभिनय कर रहा था ताकि यामिनी उसका सम्मान करे। यामिनी ने परवाह नहीं की, उसने आर्यन द्वारा पहने गए लबादे को उतारना जारी रखा। रेक, आर्यन का लबादा फट गया और अब आर्यन का असली रूप यामिनी के सामने आ गया। यामिनी ने आर्यन की ओर देखा। ये वास्तव में आर्यन ही था। आर्यन ने अभी अभी अपना वेश बदला था और यामिनी को विश्वास दिलाया था कि वो एक शक्तिशाली और महान वरिष्ठ है। यामिनी, तुम बहुत कामुक हो, तुम किसी के कपड़े कैसे उतार सकती हो? आर्यन ने मजाक में कहा। बुरे लड़के, तो तुमने मुझे मूर्ख बनाया। यामिनी ने आर्यन पर गुस्से वाला भाव बनाया। उसने अपनी दोनों बाहें अपनी छाती के नीचे रखीं और आर्यन को बहुत तीखी नजरों से देखा। आर्यन ने गुस्से में भरी यामिनी को देखा। वो गुस्से वाले भाव में बहुत सुंदर लग रही थी। वो सुंदर है, मुझे लगता है कि मुझे उसे और भी अक्सर गुस्सा दिलाना चाहिए, आर्यन ने अपने मन में कहा। अध्याय 1924। मैं ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलाने में मदद करूंगा। अगर यामिनी को पता होता कि आर्यन क्या सोच रहा है तो वो निश्चित रूप से सीधे आर्यन पर हमला कर देती। आर्यन वास्तव में बहुत शरारती और अनियंत्रित था। यही कारण था कि यामिनी के लिए उससे लड़ना मुश्किल था। कैसे, क्या तुम इससे हैरान हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। आर्यन को पूरा यकीन था कि यामिनी को उम्मीद नहीं थी कि अभी जो वरिष्ठ था वो वही है। सच कहूं तो जब मुझे पता चला कि वो तुम हो तो मैं काफी हैरान थी। तुमने ऐसा अतार्किक काम किया, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वो आर्यन को देखकर आश्चर्यचकित थी, जो राघवन को फर्श पर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। भले ही यामिनी खुद वो नहीं कर सकी जो आर्यन ने किया था। बेशक मैं एक महान व्यक्ति हूं, बहुत कम लोग मुझे हरा सकते हैं, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन बहुत अभिमानी था। वो यामिनी के सामने मुस्कुराते हुए अपनी प्रशंसा कर रहा था। तुमने किस तरह की चालों का इस्तेमाल किया? यामिनी ने पूछा कि आर्यन ने किस तरह की चाल चली थी, क्योंकि आर्यन द्वारा इस्तेमाल की गई चाल बहुत ही असाधारण थी। हे, ये एक रहस्य है। आर्यन ये नहीं बताना चाहता था कि उसने अभी क्या किया। वो यामिनी के सामने अपनी चाल का खुलासा नहीं करेगा, अन्यथा ये संभव था कि भविष्य में यामिनी आर्यन को हराने के लिए इसी चाल का उपयोग कर सके। सावधानी के तौर पर आर्यन ये नहीं बताना चाहता था कि उसने अभी क्या किया है। यामिनी बहुत उदास लग रही थी जब उसने देखा कि आर्यन ने जो हुआ उसे गुप्त रखा है। आर्यन ने जितना इसे गुप्त रखा, यामिनी उतनी ही उत्सुक हो गई। महिलाएं बहुत ही जिज्ञासु होती हैं। वे चीज़ों को करने में अपनी भावनाओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उदाहरण के लिए अब यामिनी उस बात में दिलचस्पी ले रही थी जिसे आर्यन गुप्त रखना चाहता था। वो अपनी भावनाओं को समझती थी और आर्यन के रहस्य को जानना चाहती थी। तुम बहुत आज्ञाकारी नहीं हो। आर्यन से अच्छा उत्तर न मिलने पर यामिनी ने अपना हाथ आर्यन के कान की ओर बढ़ाया। यामिनी ने तुरंत आर्यन का कान खींचा और अपना हाथ थोड़ा मरोड़ दिया। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है, आर्यन ने यामिनी से शिकायत की। तुम अब भी बोलने से मना कर रहे हो? यामिनी ने आर्यन से कहा। बेशक, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आर्यन ने अभी भी इनकार किया। वो यामिनी को इस मामले के बारे में नहीं बताएगा। कितने जिद्दी हो! यामिनी ने देखा कि आर्यन बहुत अड़िग था। वो आर्यन से कैसे बात करवा सकती थी? यामिनी ने एक क्षण के लिए सोचा। आर्यन से निपटने का रास्ता ढूंढ रही थी। मुझे लगता है कि मुझे कोमल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चूंकि कठोर दृष्टिकोण से आर्यन नहीं बोल रहा था, यामिनी ने कोमल तरीका चुनने का फैसला किया। पहले से सीख लेते हुए यामिनी ने देखा कि जब वो अधिक कोमल होती थी तो आर्यन आज्ञाकारी हो जाता था। ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगी। आर्यन की कमजोरी जानने के बाद यामिनी ने इसे आजमाने का इरादा किया। आर्यन, मुझे बताओ कि तुमने पहले क्या किया था? यामिनी ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा। यामिनी की आवाज़ इतनी सुंदर थी कि इससे आर्यन के भीतर हलचल मच गई। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। आर्यन ने सोचा कि यामिनी की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि ऐसी आवाज़ किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थी। वो वास्तव में एक देवी है। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। आर्यन को याद आया कि अवनी और अनन्या के पास भी बहुत अच्छी आवाज़ें थीं। वे अपनी आवाज़ से आर्यन को उत्तेजित कर सकती थीं। भक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती थी। वो महिला एक स्वाभाविक आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। क्या बात है, तुमने अपना व्यवहार क्यों बदल लिया? आर्यन ने यामिनी से पूछा। उसे पता था कि यामिनी का कोई और इरादा है।
कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि तुमने राघवन के साथ क्या किया। तुमने वो कैसे किया? यामिनी ने आर्यन से पूछा। मैंने कुछ चालों का इस्तेमाल किया, और इस चाल को लापरवाही से उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये मेरे मानसिक दिमाग को काफी थका देता है, आर्यन ने यामिनी से कहा। तो सब कुछ सिर्फ एक चाल थी? आर्यन के मुंह से सीधे शब्द सुनने के बाद यामिनी ने आखिरकार विश्वास कर लिया कि क्या हुआ था। मैं बहुत थक गया हूं, तुम यहां मेरा साथ क्यों नहीं देती? आर्यन ने यामिनी को गले लगाया। उसे उम्मीद थी कि यामिनी उसे कोई उपहार देगी। मेरे पास अभी और काम है। यामिनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके पास अभी अन्य काम थे। क्या मैंने पहले ही उस व्यक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर दिया? वो 3 दिन तक अब कोई परेशानी नहीं करेगा, आर्यन ने यामिनी से कहा। राघवन केवल उन लोगों में से एक है जो मुझे पसंद नहीं करते। अभी बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। यामिनी ने आर्यन को बताया कि राघवन केवल उन लोगों में से था जो उसका समर्थन नहीं करते थे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। जब तक मैं यहां हूं, तुम निश्चित रूप से ठीक रहोगी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपनी सुंदर देवी को ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में पूर्ण स्थान प्राप्त करने में मदद करूंगा। आर्यन निश्चित रूप से यामिनी की मदद करेगा। वो यामिनी को ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलाएगा। आर्यन की बात सुनकर यामिनी काफी भावुक हो गई। बुरे लड़के, तब से केवल 1 साल बीता है, तुम ऐसे कैसे हो गए? मुझे आश्चर्य है कि तुम इस 1 साल में किस दौर से गुजरे हो, यामिनी ने आर्यन से कहा। 1 साल में आर्यन का विकास यामिनी की अपेक्षा से कहीं अधिक था। मैंने इस 1 साल में बहुत सी चीजों का अनुभव किया, इसने मुझे और भी मजबूत बना दिया, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी मुस्कुराई, वो ये सुनकर खुश थी। तो हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र पर हावी होने के लिए सीधी शक्ति का उपयोग करें? आर्यन यामिनी से जानना चाहता था कि क्या वो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कोई तेज रास्ता अपनाना चाहती है। यदि ऐसा है तो उन्हें रास्ते से परेशान करने वाले लोगों को हटाना होगा। नहीं, ऐसे तरीकों का उपयोग न करें। यामिनी ने आर्यन को ऐसे तरीकों का उपयोग करने से मना किया। इससे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और शायद अन्य बड़ी शक्तियां इसमें हस्तक्षेप करें। कितनी बुरी बात है। आर्यन निराश था, भले ही वो उन लोगों को नष्ट करना चाहता था जो यामिनी के प्रति ढीठ थे। मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैं ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र का नेतृत्व करने के योग्य हूं। यामिनी ये साबित करना चाहती थी कि वो नेतृत्व के काबिल है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने यामिनी की इच्छा का सम्मान किया। आर्यन यामिनी को वो सब मिलने में मदद करेगा जो वो चाहती थी। तुम मुझे उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बताती जो तुम्हारे दुश्मन हैं? मैं पता लगाऊंगा कि वो क्या करेंगे, आर्यन ने यामिनी से कहा। उसे यामिनी से जानकारी की आवश्यकता थी। मैं तुम पर विश्वास करूंगी। यामिनी आर्यन पर विश्वास करेगी, इसलिए उसने आर्यन को उन सब के बारे में बताया जो उसका समर्थन नहीं करते थे। आर्यन ने यामिनी की सारी बातें सुनी। वो इस मामले को सुलझाने में यामिनी की मदद करेगा। तभी प्रशिक्षण मैदान के अंदर से कोई बाहर आया। एक सुंदर और प्रतिभावान महिला भीतर से निकली जो एक उज्ज्वल आभा से भरी हुई थी। अध्याय 1925। माधुरी और परी बाहर आईं। ये महिला बहुत कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने प्रिया के बराबर स्तर तक पहुंचने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया था। बहन माधुरी, आप सफल हो गई हैं। प्रिया पास आई। वो माधुरी के लिए एक सुंदर प्राचीन पोशाक लेकर आई थी। प्रिया, क्या ये तुम हो? तुम तो और भी सुंदर होती जा रही हो, माधुरी ने प्रिया से कहा। फुफ्फु, बहन को ये कहने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, प्रिया ने माधुरी से कहा। माधुरी और प्रिया एक दूसरे के बहुत करीब थीं। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रही थीं, जिससे वो सगी बहनों की तरह लग रही थीं। माधुरी ने प्रिया द्वारा दी गई प्राचीन पोशाक पहनी थी। अब उसका रूप एक सुंदर कुलीन महिला जैसा लग रहा था। बाकी लोगों का क्या हाल है? माधुरी ने प्रिया से पूछा। वो दूसरों के बारे में जानना चाहती थी। प्रिया ने बताया कि अभी जो लोग बाहर आए हैं वे रीना, मालती, नैना, कंचन और आप हैं। तो अभी भी कुछ लोग अंदर ही हैं, माधुरी ने सिर हिलाया। ये सुनकर उसने अपनी सहमति दी। सोनम कैसी है? माधुरी जानना चाहती थी कि क्या आर्यन सोनम को बचाने में सफल रहा है। वो सफल रहा है, प्रिया ने कहा कि आर्यन ने सोनम को बचा लिया है, जैसा कि मेरे पति से उम्मीद थी। माधुरी को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। वो खुश थी कि आर्यन ने सोनम की जान बचा ली। बस इतना है कि वो अभी भी बेहोश है, शायद वो जल्द ही होश में आ जाएगी, प्रिया ने माधुरी से कहा। माधुरी ने सिर हिलाया। वो प्रिया की बात समझ गई थी। खटाक।
अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि एक और महिला अभी अभी बाहर आई है। माधुरी और प्रिया ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा कि कौन बाहर आने वाला है। अंदर से गुड़िया जैसी एक सुंदर महिला बाहर निकली। इस महिला ने अभी भी पूरी मेड की वर्दी पहनी थी। ये महिला परी थी, जो आर्यन की सबसे शर्मीली सखी थी। बहन प्रिया, बहन माधुरी। परी तुरंत उनके पास पहुंची। तुम भी अपनी साधना पूरी कर चुकी हो, क्या इत्तेफाक है, माधुरी ने परी से कहा। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, परी ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो माधुरी के साथ ही बाहर आएगी। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत शक्ति और आत्मविश्वास हासिल कर लिया है, प्रिया ने परी से कहा। मैं अभी भी पूरी तरह से अपने संकोच से छुटकारा नहीं पा सकी हूं, परी ने शर्माते हुए कहा। पूछी। माधुरी और प्रिया परी की बात सुनकर खिलखिला उठीं। बहन, क्या मैं बड़े भाई आर्यन से मिल सकती हूं, परी ने प्रिया से पूछा, क्योंकि वो आर्यन से मिलना चाहती थी। बेशक तुम मिल सकती हो, लेकिन वो अभी बहुत दूर है, प्रिया ने उत्तर दिया। वो अभी कहाँ है, माधुरी ने प्रिया से पूछा। वो अभी ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में है, प्रिया ने माधुरी और परी को आर्यन का स्थान बताया। प्रिया अवनी की मदद से हमेशा आर्यन की निगरानी करती रही है, इसीलिए वो बता सकती थी कि आर्यन अभी कहाँ है। प्रिया ने ये सब बिना किसी कारण के नहीं किया था, वो आर्यन को लेकर काफी चिंतित थी। ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र एक खतरनाक स्थान था, इसीलिए प्रिया ने आर्यन पर नजर रखी ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, मैं वहां जाना चाहती हूं, माधुरी ने परी से पूछा कि क्या वो आर्यन से मिलने चलना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा, परी ने माधुरी से पूछा। बेशक, हम वहां जा सकते हैं, हम उसे सरप्राइज दे सकते हैं, माधुरी ने परी से कहा। बहन माधुरी, ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र एक शक्तिशाली स्थान है, इसीलिए सावधान रहना, प्रिया ने उन्हें सचेत किया। मैं समझ गई, मेरा लक्ष्य केवल आर्यन से मिलना है, माधुरी ने प्रिया से कहा। माधुरी अब खुद को इस योग्य महसूस कर रही थी कि वो आर्यन के साथ खड़ी हो सके। चलो, माधुरी ने परी को अपने साथ चलने के लिए कहा। ठीक है, परी ने सिर हिलाया और वे दोनों ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। जाने से पहले प्रिया ने माधुरी को एक मून मिरर नेकलेस दिया। ये क्या है, माधुरी ने पूछा। ये मून मिरर नेकलेस है, मुझे ये मून गॉड से मिला है, तुम अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकती हो। ये बहन शीतल की ओर से तुम्हारे लिए उपहार है, प्रिया ने माधुरी से कहा। प्रिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, कृपया मेरा आभार शीतल तक पहुंचा देना, माधुरी ने कहा। मैं पहुंचा दूंगी, प्रिया ने वादा किया। बहन प्रिया, क्या आप नहीं आएंगी, परी ने पूछा। नहीं, मैं फिलहाल नहीं जा सकती, मेरे पास यहां बहुत काम है, प्रिया ने कहा। परी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन माधुरी ने उसे समझाया कि प्रिया व्यस्त है। परी ने सिर हिलाया और वे दोनों वहां से चली गईं। वापस ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में यामिनी ने आर्यन को उन सभी लोगों के बारे में बताया जो उसके खिलाफ थे। क्या तुम्हें सब याद है, यामिनी ने आर्यन से पूछा। हाँ, मुझे सब याद है। अब जब जानकारी मिल गई है तो ये देखने का समय है कि वे क्या साजिश रच रहे हैं, आर्यन ने सोचा। यामिनी ने कहा कि उसे कुछ काम पूरे करने हैं, इसीलिए वो पहले जाएगी, आर्यन ने सहमति दी। यामिनी के जाने के बाद अब आर्यन अकेला था। अब जानकारी जुटाने का समय था। आर्यन पूरे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में घूमने लगा। अपनी क्षमताओं और गॉड आइज का उपयोग करके उसने उन सभी लोगों को बहुत आसानी से ढूंढ लिया जिनका जिक्र यामिनी ने किया था। अध्याय 1926 यामिनी को हटाने की योजना। बहुत अच्छे, वे सभी एक साथ एकत्र हो गए हैं। आर्यन ने देखा कि जो लोग यामिनी को नापसंद करते थे वे एक जगह जमा हो रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। वे निश्चित रूप से कोई कुटिल योजना बना रहे होंगे। मैं देखूंगा कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। आर्यन को पूरा यकीन था कि वे किसी साजिश की तैयारी कर रहे थे। आर्यन पास पहुंचा और खुद को छिपाने के लिए अदृश्य शरीर कला का उपयोग किया ताकि वो पकड़ा न जाए। अदृश्य शरीर कला की मदद से आर्यन वहां आसानी से प्रवेश कर गया जहां बैठक हो रही थी। आर्यन खड़ा हो गया और सुनने लगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि स्थिति थोड़ी खराब है। मैंने सुना है कि राघवन ने अभी अभी बहुत शक्तिशाली शक्ति वाले किसी व्यक्ति को नाराज कर दिया है, एक एल्डर ने कहा। ये व्यक्ति पहले एल्डर के पद पर था जो राघवन से थोड़ा नीचे था और वो राघवन के गुट में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो महिला इतने मजबूत व्यक्ति को लाएगी। ऐसा लगता है कि वो हमसे लड़ना चाहती है, तीसरे एल्डर ने पहले एल्डर से कहा। यह बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगी, पहले एल्डर ने कहा कि यामिनी अभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वो महिला और मजबूत होती जा रही है, अगर हमने उसे करने दिया तो उसके पास पूरी ताकत होगी। जब ऐसा होगा तो हमें उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तीसरे एल्डर ने फिर से पहले एल्डर से कहा। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, पहले एल्डर ने तीसरे एल्डर से पूछा।
ये बहुत सरल है, चलो उस महिला से छुटकारा पाने की योजना को तेज करते हैं। तीसरे एल्डर ने पहले एल्डर को सुझाव दिया। क्या तुम आश्वस्त हो? अगर इसका पता चल गया तो ये परेशानी वाली बात होगी, पहले एल्डर ने कहा। ये सच है, लेकिन हम उसे नेतृत्व जारी रखने नहीं दे सकते। हमें वो शक्ति प्राप्त करनी होगी जो हम हमेशा से चाहते थे। ये सब ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के भविष्य के लिए है, तीसरे एल्डर ने कहा। पहला एल्डर एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या उन्हें ये काम इतनी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा था। बहुत सोचने के बजाय चलो मतदान का उपयोग करते हैं, तीसरे एल्डर ने वोट लेने का सुझाव दिया ताकि उन्हें और संकोच न करना पड़े। मैं इसे पूरी तरह से सहमत हूं, चलो मतदान करते हैं। वहां मौजूद अन्य एल्डर सहमत हो गए। वे सभी तीसरे एल्डर की बात से सहमत थे। ठीक है, चूंकि आप लोग यही चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एल्डर बहुमत के वोट के लिए राजी हो गया। अपनी योजना को तेज करने के लिए मतदान करते हैं। जो सहमत हैं कृपया अपने हाथ उठाएं, पहले एल्डर ने सभी से कहा। इस स्थान पर लगभग 25 लोग थे। इन 25 में से लगभग 24 लोगों ने अपने हाथ उठाए। सातवें एल्डर, आप अपना हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? पहले एल्डर ने सातवें एल्डर से पूछा। क्या ये थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जीत हासिल कर सकते हैं? सातवें एल्डर ने उपस्थित सभी लोगों से कहा। यामिनी के पास पर्याप्त प्रभाव होने के बावजूद वो अभी भी हमारे बराबर नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा उससे छुटकारा पाने की संभावना लगभग 80% है, जो कि एक बहुत ही उच्च अवसर है, तीसरे एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा हमें मजबूत लोगों से भी मदद मिलेगी, इसलिए जीत के मामलों में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे एल्डर ने कहा कि उन्हें गॉड रियल्म इल्यूमिनेशन से सहायता मिलेगी। सातवां एल्डर चुप रहा, उसे अब इस बात से कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, चूंकि आप सभी सहमत हो गए हैं तो हम तुरंत शुरू करेंगे। खुद को तैयार करें, पहले एल्डर ने उस स्थान पर मौजूद सभी से कहा। अच्छा, सभी तुरंत वहां से चले गए और अपने पदों पर लौट आए। केवल पहले, तीसरे और सातवें एल्डर ही शेष रहे। मैं तुरंत मुख्य एल्डर को इस योजना के बारे में सूचित करूंगा। तीसरा एल्डर राघवन को इस मामले के बारे में बताने चला गया। तीसरा एल्डर चला गया, उसने पहले और सातवें एल्डर को पीछे छोड़ दिया। पांचवें और छठे एल्डर के बारे में क्या वे सहमत हो गए हैं? पहले एल्डर ने पूछा। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, वे अभी भी तटस्थ हैं और इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सातवें एल्डर ने कहा कि वे अभी भी सत्ता संघर्ष में भाग नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं और इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वे विरोधी नहीं बनते तब तक सब ठीक है। तीसरा एल्डर यामिनी के खिलाफ इतना महत्वाकांक्षी क्यों है? सातवें एल्डर ने पहले एल्डर से पूछा। इसलिए क्योंकि वो तुरंत उस महिला से दूर जाना चाहता है। आप जानते हैं कि ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के इस नेतृत्व में हम अक्सर सुनहरे अवसरों को खो देते हैं, पहले एल्डर ने कहा। पहले और तीसरे एल्डर को यामिनी पसंद ना करने का कारण यह था कि यामिनी उनके गलत कामों में सहयोग नहीं कर सकती थी। यामिनी अक्सर सुनहरे अवसरों को छोड़ देती थी जो उसकी आंखों के सामने होते थे लेकिन नैतिक नहीं थे। इससे कुछ एल्डर असंतुष्ट थे। सच कहूं तो वो बहुत निर्दोष है। वास्तव में हर बड़ी शक्ति का एक बुरा पक्ष होता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सातवें एल्डर ने कहा। गॉड रियल्म की इन सभी महान शक्तियों का अपना काला पक्ष है और यही काला पक्ष शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखता है। उदाहरण के लिए इटर्नल सन स्टार क्षेत्र, वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए बुरा काम करते हैं। यही इटर्नल सन स्टार क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाता है और अन्य बड़ी शक्तियों के लिए उससे निपटना मुश्किल होता है। आप खुद ही पहले से जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? इसीलिए मैं उस महिला से तुरंत छुटकारा पाना चाहता हूं, पहले एल्डर ने काफी ऊंचे स्वर में कहा। हमारे विरोधी दूसरे और चौथे एल्डर हैं, उनसे निपटना भी आसान नहीं है, सातवें एल्डर ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास उनके खिलाफ एक चाल है। समस्या वो व्यक्ति है जिसे यामिनी ने अभी आमंत्रित किया है। जल्दी से पता लगाओ कि वो कौन है। यदि संभव हो तो उसे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र से बाहर निकाल दो, पहले एल्डर ने निर्देश दिया। मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा, सातवां एल्डर वही करने चला गया जो पहले एल्डर ने उसे बताया था। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक और सुचारू रूप से चलेगा। इस बार ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में एक नया और मजबूत नेता होना चाहिए, पहले एल्डर ने कहा। आर्यन ने होने वाली सभी बातचीत सुनी। उसे पता चल गया कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे यामिनी से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आर्यन इसे सफल नहीं होने दे सकता था। चूंकि आर्यन को पहले से ही पता था कि दुश्मन क्या करने वाला है, उसे बस काउंटर एक्शन के लिए एक रणनीति बनानी थी। आर्यन वहां से चला गया और दुश्मन से लड़ने की रणनीति बनाने लगा। उसने बहुत गहनता से जानकारी खोजी। कुछ देर खोजने के बाद आर्यन को उस योजना के बारे में जानकारी मिली जिसे वे अंजाम देने वाले थे। उनकी योजना एक यात्रा के दौरान यामिनी से छुटकारा पाने की थी। निकट भविष्य में यामिनी एक उच्च पदस्थ तारे के साथ कुछ करने के लिए यात्रा पर जाने वाली थी। यह काफी महत्वपूर्ण व्यवसाय था जो यामिनी के द्वारा किया जाना था।
ऐसा लगता है कि वे रास्ते में यामिनी पर घात लगाने जा रहे हैं। मुझे तुरंत यामिनी को इस मामले के बारे में बताना होगा। आर्यन यामिनी को ये बताने जा रहा था। वो कौन है? जब आर्यन जानकारी की तलाश में था तो उसे किसी ने देख लिया। आर्यन ने तुरंत अदृश्य शरीर कला का उपयोग किया। आर्यन ने खुद को अंधकार के पीछे छिपा लिया। पास आ रहे गार्डों को कोई नहीं दिखा। इस जगह के आसपास कोई नहीं था। कितना अजीब है। क्या मुझे सिर्फ मलास्त हो रही थी? गार्ड को महसूस हुआ कि उसने अभी किसी को देखा था, लेकिन वास्तव में वहां कोई नहीं था। अध्याय 1927 माधुरी और परी का आर्यन से मिलना। गार्ड ने चारों ओर देखा। उसने आर्यन के ठिकाने की तलाश की। जब उसने आर्यन की खोज की तो उसे कुछ भी नहीं मिला। वो स्थान पूरी तरह खाली था और वहां कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि ये केवल मेरा वहम था। गार्ड को महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो केवल उसकी भावनाएं थीं। चूंकि वहां कुछ भी विशेष नहीं था, गार्ड तुरंत वहां से चला गया और वापस अपने गश्त पर लौट आया। आर्यन को राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि अभी उसे किसी ने नहीं देखा था। सब कुछ सुरक्षित होने का आश्वासन मिलने के बाद आर्यन ने साक्ष्य लिए और यामिनी के स्थान की ओर चल पड़ा। तुम उससे नहीं मिल पाओगे, इसलिए यहीं रुको, वीना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि वर्तमान में यामिनी को परेशान नहीं किया जा सकता। आर्यन ने यामिनी के ठिकाने की तलाश की। जब आर्यन ने खोज की तो उसे पता चला कि यामिनी आसपास नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यामिनी किसी ऐसे स्थान पर गई थी जहां बाहरी लोगों का जाना वर्जित था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देती? आर्यन ने वीणा से पूछा। ये मून गॉड का आदेश है, इसलिए तुम उससे मिलने नहीं जा पाओगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा और उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा ने आर्यन को धैर्य रखने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि यामिनी निश्चित रूप से जल्द ही वापस आएगी। आर्यन निराश था। ये सुनकर उसे काफी निराशा हुई। वो अब केवल सब कुछ साझा करने से पहले यामिनी के वापस आने का इंतजार ही कर सकता था। आर्यन अपने निवास पर लौट आया। वो यामिनी के लौटने का इंतजार करने लगा ताकि वो पूरी स्थिति पर चर्चा कर सके। आर्यन बैठ गया और उस एल्डर के खिलाफ योजना बनाने लगा जो उसका शत्रु बनने वाला था। आर्यन के पास कुछ योजनाएं थीं, जैसे उन्हें झांसा देना और अचानक हमले करना, लेकिन उन्हें चकमा देना कठिन होगा क्योंकि वो मूर्ख नहीं थे जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सके। वे निश्चित रूप से सावधान रहेंगे और सब कुछ पूरी तरह से तैयार करेंगे। यामिनी की जगह लेने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना काफी कठिन है। आर्यन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहता था जो यामिनी की स्थिति को संभाल सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये एक मुश्किल काम होगा। बड़े भाई, जब आर्यन सोच रहा था तभी कोई प्रकट हुआ और उसने आर्यन को चौंका दिया। कौन है? आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति की तलाश की जिसने उसे पुकारा था। जब आर्यन मुड़ा तो उसे आसपास एक गुड़िया जैसी प्यारी महिला मिली। परी, क्या ये तुम हो? आर्यन को परी को इस स्थान पर देखकर अजीब लगा। वो सोच रहा था कि क्या वो केवल मतिभ्रम कर रहा है या ये वास्तव में वास्तविकता है। परी आर्यन की ओर बढ़ी। उसने आर्यन को गले लगाया और उसकी बाहों में सिमट गई। आर्यन ने भी परी को वापस गले लगा लिया। जब उसने परी को महसूस किया तो उसे यकीन हो गया कि ये वास्तव में असली परी है। परी, तुम इस स्थान पर कैसे आई? आर्यन ने परी से पूछा। वो जानना चाहता था कि परी यहां तक कैसे पहुंची। मैं बहन माधुरी के साथ यहां आई हूं, परी ने आर्यन से कहा। परी बहुत लाडली है। काफी समय हो गया था जब वो आर्यन के साथ इस तरह नहीं रही थी। आर्यन परी को देखकर बहुत खुश हुआ। प्यारी परी आर्यन का मन बहुत आसानी से बहला सकती थी। वो कहाँ है? आर्यन ने परी से माधुरी के बारे में पूछा। मैं यहीं हूं, माधुरी ने सूचित किया कि वो वहीं मौजूद है। ओह, तो तुम वहां थीं। मैंने तुम्हें लगभग देखा ही नहीं था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि माधुरी भी वहीं होगी। तुम आकर हमसे जुड़ती क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? आर्यन ने माधुरी से पूछा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? माधुरी ने आर्यन से कहा। माधुरी परिपक्व व्यवहार कर रही थी, इसलिए वो परी की तरह दौड़कर आर्यन के गले नहीं लगी। क्या तुम इस बात को लेकर सुनिश्चित हो? आर्यन ने माधुरी से मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने परी को और जोर से गले लगाया और माधुरी के सामने अपना स्नेह दिखाने लगा। बड़े भाई, परी को शर्म महसूस हुई। आर्यन ने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया था और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे ही आर्यन ने परी को चिढ़ाया, माधुरी को ईर्ष्या होने लगी। उसे परी के प्रति आर्यन के व्यवहार से जलन महसूस होने लगी। माधुरी जानती थी कि आर्यन क्या कर रहा था। आर्यन परी को उपयोग करके माधुरी को लुभाने की कोशिश कर रहा था। सच तो ये था कि माधुरी आर्यन और परी के उस पल को देखकर खुद को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि माधुरी भी आर्यन की ओर बढ़ना चाहती थी। क्या तुम सच में साथ नहीं आना चाहती? आर्यन ने माधुरी से फिर से पूछा कि क्या वो इस आनंद में शामिल होना चाहती है। तुम नहीं बदले, तुम हमेशा कमजोर महिलाओं को चिढ़ाते हो, माधुरी ने आर्यन से कहा। तुम अपने पति के बारे में पहले से जानती हो तो तुम सीधे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? माधुरी ने कहा।
माधुरी ने ठंडी सांस ली। वो करीब आई और आर्यन की ओर कूद पड़ी। माधुरी आखिरकार आर्यन को गले लगाना चाहती थी। उसने आर्यन को गले लगाया और अपनी सारी लंबी जुदाई का दुख मिटा दिया। काफी समय बीत गया है ना? माधुरी ने आर्यन से कहा। माधुरी ने कहा कि वो बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अब वे 1 साल से अधिक समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। सच तो यह है कि गॉड रेल्म के लोगों के लिए 1 साल बहुत कम समय था, लेकिन माधुरी और पृथ्वी की अन्य महिलाओं के लिए 1 साल बहुत लंबा समय था। माधुरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हजारों वर्षों से नहीं मिले थे। तुम इस स्थान पर क्या कर रही हो? माधुरी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन यहाँ क्या कर रहा है। मैं किसी की समस्या सुलझाने में मदद कर रहा हूँ, आर्यन ने बताया। ओह, क्या वो कोई महिला है? क्या वो सुंदर है? माधुरी ने आर्यन से पूछा। माधुरी उस महिला के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जिसका आर्यन ने जिक्र किया था। वो वास्तव में सुंदर है, लेकिन तुम और परी भी उतनी ही सुंदर हो, आर्यन ने माधुरी से कहा। माधुरी और परी आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराईं। वे दोनों आर्यन की प्रशंसा से बहुत खुश महसूस कर रही थीं। क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उसे पाने में तुम्हारी सहायता करूंगी। माधुरी ने कहा कि वो यामिनी को हासिल करने में आर्यन की सहायता करेगी। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? वो पृथ्वी की सामान्य महिलाओं से अलग है, उसे पाना इतना आसान नहीं है, आर्यन ने माधुरी से कहा। आर्यन जानता था कि यामिनी कैसी है। इस मून गॉड को पाना आसान नहीं है। फुफ, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, माधुरी ने कहा। माधुरी जानती थी कि ये कठिन होगा, लेकिन वो आर्यन की मदद करेगी और उसे एक अच्छा मौका देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहुत समझदार पत्नी हो, आर्यन ने धन्यवाद दिया। माधुरी वास्तव में एक बहुत समझदार पत्नी थी। माधुरी आर्यन की मदद कर पाने से खुश थीं। वो आर्यन की समस्या को हल करने में सहायता करने के लिए बहुत उत्सुक थी। चूंकि तुम दोनों इतनी अच्छी पत्नियां हो, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, आर्यन ने कहा। वो क्या उपहार है? माधुरी और परी ये जानने के लिए उत्सुक थीं कि आर्यन उन्हें किस तरह का उपहार देने वाला है। अध्याय 1928। स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रेसिल अंगूठी दी। क्यों ना आप लोग अनुमान लगाने की कोशिश करें? आर्यन ने माधुरी और परी से कहा कि वे अनुमान लगाएं कि वो क्या उपहार देगा। माधुरी और परी ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आर्यन किस तरह का उपहार देगा। वे दोनों काफी उत्सुक थीं। क्या ये कोई आभूषण है? परी ने आर्यन से पूछा। उसे लगा कि ये कोई सुंदर गहना होगा। लगभग सही, आर्यन ने कहा कि परी का अंदाजा करीब करीब सही है। ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। माधुरी अधिक चतुर थी, वो जानती थी कि आर्यन उसे क्या दे सकता है। माधुरी, तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत कुशल हो, आर्यन ने माधुरी की प्रशंसा की। ओह, एक आर्टिफैक्ट, क्या ये अच्छा है? परी ने आर्यन से पूछा। बेशक, तुम्हें ये कहीं और नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है और इसका मूल्य बहुत अधिक है, आर्यन ने परी से कहा। मैं उत्सुक हो रही हूं। माधुरी की रुचि बढ़ गई। वो उच्च मूल्य वाली चीजों में काफी दिलचस्पी रखती थी। ये रहा, आप लोग निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे। आर्यन ने स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रेसिल अंगूठी निकाली। कितना सुंदर है, माधुरी और परी ने कहा कि आर्यन ने अभी जो वस्तु निकाली है वो बहुत सुंदर है। आर्यन के हाथ में उन वस्तुओं को देखते ही वे दोनों तुरंत आकर्षित हो गईं। ये स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रेसिल अंगूठी है। मुझे आशा है कि ये आप दोनों के अनुकूल होगी, आर्यन ने माधुरी और परी से कहा। उसे उम्मीद थी कि ये वस्तुएं माधुरी और परी को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेंगी। हम इसे आजमाएंगे, माधुरी और परी ने कोशिश करने का फैसला किया। वे चाहती थी कि स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रेसिल अंगूठी उन्हें अपना स्वामी मान ले। माधुरी ने स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार ली, जबकि परी ने इग्ड्रेसिल अंगूठी ली। जैसे ही उन्होंने इन वस्तुओं को छुआ, तलवार और अंगूठी ने उन दोनों के प्रति प्रतिक्रिया दी। प्रारंभ में तलवार और अंगूठी में थोड़ा प्रतिरोध था, लेकिन माधुरी और परी उन्हें वश में करने में सक्षम लग रही थीं। आर्यन ने उन दोनों को परेशान नहीं किया। उसने उन्हें पर्याप्त समय दिया ताकि वे इन दिव्य वस्तुओं को अपना बना सकें। ऊर्जा की लहरों ने उन दोनों को घेर लिया। वे दोनों एक महान शक्ति से ढकी हुई थीं। आर्यन ने माधुरी और परी की रक्षा की। ये उन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण समय था, इसलिए आर्यन ने सुनिश्चित किया कि वे दोनों ठीक रहें। यहाँ कुछ खतरनाक लोग थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि आर्यन ये सुनिश्चित करे कि माधुरी और परी सफल हों। कुछ शक्तिशाली लोगों ने एक महान चमक महसूस की। वे उच्च श्रेणी के आर्टिफैक्ट्स के प्रति काफी संवेदनशील थे। कई लोग आर्यन के पास आने लगे और ये देखने की कोशिश करने लगे कि वो क्या कर रहा है। आर्यन महसूस कर सकता था कि कई लोग पास आ रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।
ऐसा लगता है कि वे मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन ने देखा कि ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के लोग दखल देने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसे सभी को भगाना था जिनके मन में इन दिव्य वस्तुओं के प्रति बुरे विचार थे। आर्यन बाहर आया और उसने अपने चारों ओर के सभी लोगों पर एक डरावना और प्रभावशाली आभा ऑरा का उपयोग किया। जब आर्यन सबके सामने प्रकट हुआ तो सभी ने एक भयानक दबाव महसूस किया, जिससे सब पीछे हटने लगे। आर्यन का दबाव इतना मजबूत था कि कमजोर मानसिक विचार वाले कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए और हिल भी नहीं सके। तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, आर्यन ने सभी से कहा। उसने सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। सीनियर, आप क्या कर रहे हैं? एक एल्डर ने आर्यन से पूछा। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक नए हथियार का परीक्षण कर रहा हूं, इसलिए पास मत आना, वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, आर्यन ने सभी से कहा। यह सुनकर सभी बहुत हैरान दिखे। वे सभी जानते थे कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन एक उच्च श्रेणी के आर्टिफैक्ट का परीक्षण कर रहा है। ये देखकर निश्चित रूप से सभी को झटका लगा। अब वे मानने लगे थे कि आर्यन बहुत शक्तिशाली है और उसकी क्षमताएं अत्यंत मजबूत हैं। केवल शक्तिशाली लोगों के पास ही इस तरह के आर्टिफैक्ट होते हैं। इसकी चमक से पता चलता था कि सीनियर के पास जो आर्टिफैक्ट हैं वे सेलेस्टियल टीयर स्तर के हैं। ये कहा जा सकता है कि ये इस दुनिया में एक दुर्लभ शीर्ष श्रेणी का आर्टिफैक्ट है जो केवल महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली लोगों के पास होता है। इस वजह से सभी आर्यन का सम्मान करने लगे और उस स्थान से दूर जाने लगे। वे जोखिम उठाकर आर्यन को क्रोधित नहीं करना चाहते थे। आर्यन ने आसपास के लोगों को चेतावनी दी कि वे इस स्थान के पास ना आएं। चेतावनी देने के बाद आर्यन वापस अंदर गया। उसने देखा कि माधुरी और परी क्या कर रही थीं। माधुरी और परी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थीं। उन्होंने तलवार और अंगूठी को वश में करने का काम पूरा कर लिया था। धमाका, ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ। माधुरी और परी स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रिसिल अंगूठी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही थीं। अच्छा, उन्होंने ये कर दिखाया। आर्यन माधुरी और परी की उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट था। तलवार और अंगूठी को पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद माधुरी और परी ने महसूस किया कि वे और भी मजबूत हो गई हैं। ये वास्तव में बहुत महान है, माधुरी ने आर्यन से कहा। उसने महसूस किया कि वो बहुत पावरफुल हो गई है। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय चंद्र प्रकाश तलवार और इग्ड्रिसिल अंगूठी आप दोनों को शक्ति प्रदान करती है, आर्यन ने माधुरी और परी से कहा। मैं समझ गई, ये कोई अजीब बात नहीं है, माधुरी ने सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि इन दिव्य वस्तुओं ने उनकी शक्ति को बढ़ा दिया है। इस स्थान पर बहुत से लोग हैं। आर्यन ने देखा कि बाहर बहुत से लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए उसे माधुरी और परी को सुरक्षित रखना था। चलो, परी द्वार के अंदर चलते हैं। मुझे आप लोगों को कुछ और स्पष्ट रूप से बताना है। चूंकि बाहर बहुत से कान थे जो उनकी बातें सुन सकते थे, इसलिए आर्यन ने आगे की योजनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया कि यामिनी को कैसे बचाया जाए और उसे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में पूरी शक्ति कैसे दिलाई जाए। आर्यन को परी और माधुरी की मदद की जरूरत थी। वे दोनों आर्यन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थीं। माधुरी और परी ने सिर हिलाया। वे दोनों आर्यन के पीछे परिद्वार में चली गईं। आर्यन, परी और माधुरी ने परिद्वार में प्रवेश किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब सुरक्षित है, आर्यन ने अपनी योजनाओं पर चर्चा करना शुरू किया। आर्यन की योजना बहुत सरल थी। वो चाहता था कि परी और माधुरी उसे यामिनी के रूप में भेष बदलने में मदद करें, जबकि आर्यन खुद दुश्मन पर घात लगाएगा। भोजन बनने के बजाय आर्यन ने दुश्मनों का शिकार करना पसंद किया। हम ऐसा कर सकते हैं, माधुरी ने कहा कि वो वही कर सकती है जो आर्यन चाहता था। बहुत अच्छा, आर्यन को विश्वास था कि यदि वे मिलकर काम करेंगे तो वे सभी दुश्मनों को हरा सकते हैं। अध्याय 1929 घात लगाने की योजना की तैयारी। सब कुछ आर्यन की इच्छा के अनुसार हो गया था। अब आर्यन के लिए अपनी योजना शुरू करने का समय था। परिद्वार के भीतर आर्यन ने माधुरी और परी को उनके पास मौजूद ट्रेजर आर्टिफैक्ट से परिचित कराने के लिए समय बिताया। समय तेजी से बीतता गया। आर्यन ने अपना समय माधुरी और परी के साथ बिताया और शांति से हर पल का आनंद लिया। दूसरी ओर यामिनी किसी से मिलने गई थी। वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने गई थी जो कमजोर और बेहोश पड़ा था। यामिनी के साथ जो व्यक्ति था वो एक एल्डर था जो बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हो गया था। वो घायल था और बिस्तर से उठ नहीं सकता था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी अपनी शक्ति बनाए रखने की ताकत थी। यामिनी, क्या ये तुम हो? बूढ़े व्यक्ति ने यामिनी से बात की। एल्डर, ये मैं हूं, यामिनी ने उनसे कहा। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? क्या तुम्हें कुछ कहना है? एल्डर ने यामिनी से पूछा। जब भी यामिनी इस स्थान पर आती थी तो वो उनसे सलाह लेने के लिए ही आती थी। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आप मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यामिनी ने अपने सामने मौजूद एल्डर से कहा। इस एल्डर का नाम एकलव्य था। वो यामिनी के विश्वस्त पात्रों में से एक था। बस अब वो अपनी बीमारी के कारण यामिनी की मदद नहीं कर पा रहा था। तो तुम्हें क्या समस्या है? एकलव्य ने समस्या के बारे में जानना चाहा। ये राघवन के बारे में है,
यामिनी ने एकलव्य को बताया। ओह, वो फिर से? वो तुमसे क्या चाहता है? एकलव्य ने लाचारी से कहा। वो यामिनी की भावनाओं को महसूस कर सकता था। वो हमेशा मेरे लिए मुसीबतें खड़ा करता रहता है, यामिनी ने अप्रसन्न स्वर में कहा। वो राघवन से बहुत चिढ़ी हुई थी। उसके पास बहुत शक्ति है, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वो ऐसा करने का साहस करता है, एकलव्य ने कहा। राघवन के पास क्षमताएं थीं, इसलिए वो यामिनी से टकराने का साहस कर रहा था। राघवन की ताकत अभी भी बहुत अधिक है। आप अभी भी उनके खिलाफ खुले तौर पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, यामिनी ने एकलव्य से कहा कि राघवन की शक्ति अभी भी उससे कहीं अधिक है। यामिनी ने सिर हिलाया, वो भी इस बात को जानती थी। कितना बुरा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एकलव्य को दोषी महसूस हुआ कि वो इस स्थिति में यामिनी की सहायता नहीं कर पा रहा था। एल्डर, आपको इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि आप संकट में हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप बिस्तर पर आराम करें, यामिनी ने एकलव्य से कहा। एकलव्य ने सलाह दी कि यदि तुम आश्वस्त हो और राघवन के खिलाफ जीत सकती हो तो ऐसा करो। यदि तुम इसी तरह चलती रहीं तो तुम कभी भी ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र की पूर्ण शासक नहीं बन पाओगी। यामिनी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था ताकि वो पूर्ण शासन प्राप्त कर सके और सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सके। मैं इसकी कोशिश करूंगी, यामिनी ने एकलव्य के सुझाव को ध्यान से सुना। वो जानती थी कि एकलव्य फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ है, इसलिए उसने इस मामले से खुद निपटने का फैसला किया। मुझे आशा है कि तुम सफल होगी। एकलव्य को यामिनी से बहुत अधिक उम्मीदें थीं। यामिनी ने सिर हिलाया। वो इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने को तैयार थी। यामिनी वहां से चली गई और सोचने लगी कि वो राघवन और उसके गुर्गों से कैसे निपटेगी। माधुरी और परी को कुछ समय तक प्रशिक्षित करने के बाद वे दोनों स्वर्गीय चंद्रप्रकाश तलवार और इग्ड्रेसिल अंगूठी का उपयोग करने में अत्यंत कुशल हो गईं। जब आर्यन माधुरी और परी के साथ प्रशिक्षण ले रहा था तो नन्ही समृद्धि आर्यन को परेशान करती रहती थी। उसे आर्यन को तंग करना बहुत पसंद था और वो हमेशा आर्यन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती थी। आर्यन नन्ही समृद्धि की विनती को मना नहीं कर सका, इसलिए उसने माधुरी और परी के साथ अभ्यास करते हुए उसके साथ भी खेला। माधुरी और परी भी समृद्धि से बहुत आसानी से मिल गईं और वे जल्दी ही सखियां बन गईं। ऐसा लगता है कि अब समय हो गया है, मैं जांच करता हूं कि बाहर क्या हो रहा है, आर्यन ने माधुरी और परी से कहा। यदि तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम सीधे हमें बुला सकती हो, माधुरी ने कहा। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं तुरंत आप लोगों को बुला लूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। ये कहकर आर्यन तुरंत परिद्वार से बाहर निकल गया और यामिनी को खोजने लगा। यामिनी करंटली मून पैलेस में थी, इसलिए आर्यन सीधे उससे मिलने गया। जब आर्यन ने यामिनी को देखा तो वो मेज पर एक स्क्रोल पढ़ रही थी और कुछ सुधार कर रही थी। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? आर्यन ने पास जाकर पूछा। मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं, यामिनी ने आर्यन को बताया। वो केवल ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को देख रही थी। बहुत अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, आर्यन ने कहा। तुम्हारे पास क्या है? यामिनी उत्सुक थी। क्या तुम कुछ दिनों में यात्रा पर जाने वाली हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। बेशक, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? यामिनी ने आश्चर्य से पूछा। आर्यन ने उसे वो सब कुछ समझाया जो उसने खोजा था। उसने पहले और तीसरे एल्डर की यामिनी को रास्ते से हटाने की पूरी योजना के बारे में बताया। ये असंभव है, आर्यन तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? यामिनी ने हैरान होकर पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन को ये गुप्त सूचना कैसे मिली। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं एक महान व्यक्ति हूं? जाहिर है ये सब पता लगाना मेरे लिए कठिन नहीं है, आर्यन ने गर्व से कहा। तुमने वास्तव में मुझे अवाक बना दिया है, यामिनी दंग रह गई। आर्यन उसे बार बार चौंकाने में सफल रहा था। यामिनी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आर्यन ने ये सब कैसे हासिल किया। है, आर्यन ने गर्व से अपनी नाक रगड़ी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मेरी बनाई योजना का पालन करना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। मैं तुम्हारी योजना का पालन करूंगी, मैं इसके लिए अपने लोगों को तैयार करूंगी, यामिनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने उसे सलाह दी कि बहुत अधिक लोगों को शामिल मत करो वरना उन्हें पता चल जाएगा। यामिनी समझ गई और उसने तय किया कि वो इस काम के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही चुनेगी। अध्याय 1930 एकलव्य के घावों को ठीक करना। यामिनी गई और उसने अपनी टुकड़ियों को तैयार किया। आर्यन भी साथ गया और सब कुछ व्यवस्थित किया। ठीक है, आप दोनों तैयार हो जाइए, आर्यन ने परी और माधुरी से कहा। आर्यन ने उन दोनों को तैयार होने के लिए कहा। उन्हें वैसा ही करना था जैसा आर्यन ने बताया था। माधुरी और परी ने तुरंत उन सभी योजनाओं और दृश्यों को याद किया जो उन्हें करने थे। माधुरी यामिनी का भेष धारण करेगी जबकि परी वीणा का रूप लेगी। आर्यन उन दोनों को जितना संभव हो सके असली दिखाने की कोशिश करेगा ताकि वे चीज़ों को अच्छी तरह से चला सकें। यामिनी ने उन सभी को तैयार किया था जिन पर उसे पूरा भरोसा था।
उसने राघवन और पहले एल्डर के गुट के खिलाफ लड़ने के लिए सबको तैयार किया। ये अभी भी कम है। यामिनी को महसूस हुआ कि उनके पास जो ताकत है वह अभी भी बहुत अधिक नहीं है। यदि एकलव्य मदद कर पाता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात होती। कैसा चल रहा है? आर्यन ने यामिनी से उसकी प्रगति के बारे में पूछा। सब कुछ तैयार है, बस हमारी ताकत अभी भी कम है। यामिनी ने आर्यन को समझाया कि उनकी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि उनकी ताकत पहले एल्डर और राघवन की तुलना में कम थी। क्या तुम केवल इतने ही लोग इकट्ठा कर सकती हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या यामिनी बस इतने ही लोगों को जुटा पाई है। मैं केवल इतने ही लोगों को इकट्ठा कर सकती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि कुछ लोग संदिग्ध हैं तो मैं उन्हें इस मामले में शामिल नहीं कर सकती, यामिनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। सुरक्षित रहने के लिए यामिनी ने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो दूसरी तरफ के जासूस हो सकते थे। यह एक बहुत अच्छा निर्णय था। यामिनी ने इसे करते समय अच्छा काम किया था। आर्यन, मेरे पास अभी भी एक और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। दुख की बात यह है कि वह इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, यामिनी ने कहा। क्यों? आर्यन ने यामिनी से पूछा। वह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन है। वह महान एल्डर्स में से एक है। उसकी उम्र काफ़ी अधिक है और उसके पास बहुत शक्ति है, लेकिन दुख की बात यह है कि वह घायल और बीमार है, यामिनी ने आर्यन को बताया। ओह, मैं समझ गया। फिर मुझे उसे देखने दो। क्या पता मेरे पास उसकी मदद करने का कोई तरीका हो। आर्यन मदद करने के लिए तैयार था। वह उस वृद्ध व्यक्ति का इलाज करने की कोशिश करना चाहता था। क्या तुम ऐसा करने में सक्षम हो? यामिनी यह सुनकर हैरान रह गई। क्या तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? क्या मैंने पहले तुम्हारी मदद नहीं की थी? आर्यन ने यामिनी को याद दिलाया कि जब वह घायल थी तब आर्यन ने ही उसे बचाया था। ओह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यामिनी ने सिर हिलाया। उसे निश्चित रूप से याद था कि जब वह घायल थी तब आर्यन ने ही उसका अच्छे से इलाज किया था। फिर मेरे साथ आओ। यामिनी ने आर्यन पर विश्वास किया। वह तुरंत आर्यन को अपने साथ ले गई। वे दोनों एकलव्य से मिलने गए। एकलव्य बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह मरणासन्न वृद्ध व्यक्ति जैसा दिख रहा था। यामिनी, तुम अपने साथ किसे लाई हो? एकलव्य ने यामिनी से पूछा। उसने पहले कभी आर्यन को नहीं देखा था। वह मेरे परिचितों में से एक है, यामिनी ने कहा कि आर्यन उसका एक जानकार है। क्या वह अभी भी बहुत छोटा नहीं दिखता? एकलव्य ने यामिनी से पूछा। एकलव्य देख सकता था कि आर्यन अभी भी बहुत युवा था। आर्यन बहुत छोटा दिख रहा था और यामिनी के साथ उसका बड़ा अंतर था। एल्डर, उसे इस तरह मत देखिए। वह एक बहुत ही महान व्यक्ति है, यामिनी ने महान एल्डर से कहा। यामिनी ने कहा कि आर्यन वास्तव में महान है। अपनी वर्तमान उम्र में उसके पास बहुत शक्ति और प्रतिभा है। क्या यह सच है? एल्डर को यामिनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे आर्यन के बारे में यामिनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन, क्या तुम उसकी स्थिति जान चुके हो? यामिनी ने आर्यन से पूछा। वह जानना चाहती थी कि क्या आर्यन एकलव्य की मदद करने का कोई तरीका रखता है। यह थोड़ा जटिल है। मैं उसकी मदद करने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन उसका शरीर वास्तव में बहुत खराब स्थिति में है। शायद वह 2000 साल से अधिक नहीं जी पाएगा, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन ने बताया कि एकलव्य लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसका शरीर वास्तव में बहुत पुराना हो गया था। हा। एकलव्य यह सुनकर हंसा। यह कहा जा सकता है कि वह इसके बारे में पहले से ही जानता था। मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहा हूं, इसलिए मैं पहले से ही जानता हूं कि उसका जीवन काल छोटा है। एकलव्य ने इस बात को नकारा नहीं, उसने इसे स्वीकार किया। लेकिन तुम उसे ठीक तो कर सकते हो ना? यामिनी ने आर्यन से पूछा। पहले यामिनी ने सुना था कि आर्यन एकलव्य के घावों को ठीक कर सकता है। मैं घावों को भर सकता हूं, आर्यन ने कहा कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे यह नहीं बदलेगा कि यह वृद्ध व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मैं जो भी हो उसके लिए तैयार था। अगर तुम वास्तव में मेरे घावों को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। एकलव्य उन परिणामों के लिए तैयार था जिनका उसे सामना करना पड़ा था, इसीलिए वह सब कुछ के लिए तैयार था। बहुत अच्छा, तो मैं तुरंत उपचार शुरू करूंगा। चूंकि एकलव्य ने ऐसा कहा था, इसलिए आर्यन उपचार करने लगा। आर्यन ने सुनहरी निडल ली और एकलव्य के घावों को ठीक करने में मदद करने लगा। एकलव्य के घाव काफी गंभीर थे, उन्हें भरने के लिए समय की आवश्यकता थी। आर्यन ने अपनी गहन अग्नि का उपयोग करके सभी अवरुद्ध मेरिडियन चैनलों को खोल दिया। एकलव्य ने खून थूका। वह खून था जो ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। घाव वास्तव में बहुत गंभीर हैं। ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से ठीक करने में मुझे लंबा समय लगेगा। आर्यन को लगा कि एकलव्य की मेरिडियन और कोशिकाओं को ठीक करने में उसे काफी समय लग रहा है। मास्टर, ऐसा लगता है कि लया इस वृद्ध व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। आप बस कुछ बुनियादी मदद प्रदान करें, अवनी ने आर्यन से कहा। यदि आर्यन इस वृद्ध व्यक्ति को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता तो इसमें उसे काफी समय लगेगा।
इसके घाव अत्यंत गंभीर थे। मैं इसे ठीक कर दूंगा। शायद उसकी स्थिति 100% वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम वह लड़ सकता है, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन लया को इस स्थान पर नहीं ला सकता था, क्योंकि लया भी गॉड रियन इल्यूमिनेशन के निशाने पर थी। इसलिए बेहतर था कि आर्यन उसे इस मामले में शामिल ना करे। आर्यन ने पहले यामिनी की समस्या सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगी। अवनी ने सिर हिलाया। उसने लया को शामिल ना करने के आर्यन के निर्णय का सम्मान किया। आर्यन ने एकलव्य पर उपचार, जड़ी बूटियों और गोलियों का उपयोग किया। उसने एकलव्य की शक्ति को 100% तक लाने का अपना बेस्ट दिया। 2 दिन के उपचार के बाद आर्यन अंततः एकलव्य को स्वस्थ करने में सफल रहा। यह हो गया है, कृपया खड़े हो जाइए, आर्यन ने एकलव्य से खड़े होने के लिए कहा। एकलव्य ने वैसा ही किया जैसा आर्यन ने कहा था। वह बिस्तर से उठा और खड़ा होने लगा। मूल रूप से एकलव्य बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उठने में सफल रहा था। यह बहुत अच्छा है, एकलव्य ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो किया वह वास्तव में महान था।